हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और ये आपका चैप्टर नंबर 6 पल्स अरिहंत इकोनॉमी से पार्ट नंबर 5 है। ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से एक चैप्टर आपका स्टार्ट है। तो ये है इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इससे पहले मैंने इसके रिगार्डिंग सारी वीडियोज़ बना दी हैं, आप एक बार उनको देख लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट मींस कौन से ऐसे टूल्स होते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आरबीआई इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा कर सकता है, मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स। तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए जो क्वांटिटेटिव हैं उसमें क्या होता है कि जो मनी सप्लाई होती है किसी भी इकोनॉमी में, उसके वॉल्यूम या उसके अमाउंट पर अफेक्ट डलता है इस इन क्वांटिटेटिव टूल से। यानी कि जो मनी सप्लाई है वो कितनी होनी है एक क्वांटिटी टर्म में, एक मेजरमेंट जो होता है वो क्वांटिटी के टर्म में होता है। तो इसमें जैसे हैं बैंक रेट, एलएएफ लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओएमओ, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएस स्कीम, एलटीआर और एमएसएफ। ये मैं आपको इसकी डिटेलिंग अभी इसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बाद दूंगी। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव क्या करता है, क्वालिटेटिव में क्वांटिटी नहीं मेजर की जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि कुछ सेक्टर में, कुछ जो पर्टिकुलर सेक्टर हैं उनमें जो क्रेडिट है यानी कि जो उधार दिया जा रहा है या लिया जा रहा है उनका फ्लो और डायरेक्शन कैसा है। यानी कि यहाँ मनी की क्वालिटी पे वर्क होता है, मनी की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके से मनी का फ्लो हो रहा है और मनी का डायरेक्शन क्या है, क्रेडिट करने का उसे कम करने की ज़रूरत है या ज़्यादा करने की ज़रूरत है, फ्लो एंड डायरेक्शन को। तो ये हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। तो हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। तो ये देखिए, ये है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो फर्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ। देखिए ये जो टूल होता है ये अलाउ करता है बैंक्स को कि वो मनी वॉरो कर सकते हैं, कहाँ से, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के थ्रू, यानी कि रेपो के थ्रू। रेपो रेट आपने सुना होगा ना, आर की फुल फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट। और फॉर बैंक्स, या वो किसी भी बैंक के लिए या अपने अपने लिए, एक बैंक अपने लिए या किसी और दूसरी बैंक के लिए, ये आप आरबीआई से पैसे लेकर आप दूसरों को देने के लिए, यानी कि लोन इकोनॉमी में घुमाने के लिए आप यहाँ से फंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी को। किसमें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। किसकी हेल्प से, रिपर्चेज एग्रीमेंट यानी कि रेपो रेट की हेल्प से। और इसका उल्टा भी होता है, यानी कि आरबीआई भी बैंक से रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के थ्रू बैंक से पैसा फंड ले सकता है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में इसमें आपको बताया गया है। ये एक फैसिलिटी होती है जो शेड्यूल्ड बैंक के लिए भी एक्सटेंडेड कर दी गई है। जैसे आपके कॉर्पोरेट कमर्शियल बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, प्राइमरी हैं, तो इन सब के लिए भी, आपके प्राइमरी डीलर्स के लिए भी ये फैसिलिटी आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट का जब रिजल्ट आया था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के बारे में 1998 में। तो 1998 में नरसिम्हन कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मैं आपको बताती हूँ जो सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, दैट इज़ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। रेपो रेट होता है जब बैंक आरबीआई से मनी लेता है, बैंक के पास शॉर्टेज है लिक्विडिटी की, यानी कि बैंक के पास पैसे की कमी है, बैंक को पैसा लोन में घुमाना है, तो वो आरबीआई से जब कुछ मनी उधार लेता है तो आरबीआई बैंक से कुछ इंटरेस्ट लेता है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट लेता है, उसी को हम कहते हैं रेपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक के पास जब ज़्यादा लिक्विडिटी होती है यानी कि ज़्यादा मनी होती है तो आरबीआई का क्या करता है, बैंक से पैसा ले लेता है, बैंक से पैसा उधार ले लेता है ताकि बैंक ज़्यादा पैसा लोन में ना घुमाए और फिर इन्फ्लेशन ना हो।
तो ये होता है आप तो फिर बैंक आरबीआई को जब पैसा देते हैं तो आरबीआई कुछ इंटरेस्ट बैंक को देता है जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये होता है आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। और ये जो आपका होता है इसमें कुछ कोलेटरल भी रखे जाते हैं, यानी कि बैंक कुछ कोलेटरल यानी कि कुछ गिरवी भी आरबीआई को रखता है, और ऐसे ही इस तरीके से इसमें भी आरबीआई बैंक को कुछ गिरवी रखता है। तो ये है आपका क्वालिटेटिव टूल्स का फर्स्ट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके बाद देखेंगे हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो एसडीएफ, इसको एसडीएफ क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे आरबीआई ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है जहाँ पे गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। कैसे? जैसे आरबीआई कुछ पैसा इस तरीके से लेता है बैंक से कि इसमें कोई भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत होती ही नहीं है आरबीआई को। किससे लेता है पैसा? जितने भी एलएएफ पार्टिसिपेंट है, यानी कि जिनको आरबीआई रेपो रेट पर पहले उधार दे चुका है। तो 2022 से जो एसडीएफ रेट है उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया है? फिक्स्ड आरआर को, यानी कि फिक्स्ड आरआर को, जो आरआरआर को, रिवर्स रेपो रेट को चेंज कर दिया है, और अब एसडीएफ रेट के अकॉर्डिंग ही आरबीआई पैसा ले सकता है बैंकों से। तो यहाँ पर दो केस दिए गए हैं, हम इन दो केसेस को देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट एनालिसिस है केस 1, जिसमें आरआर अगर ज़्यादा है, यानी कि अगर बैंक आरबीआई ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट ले रहा है, किससे? बैंकों से, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। यानी कि अगर लोन पर आरबीआई ज़्यादा पैसा लेगा तो बैंक लोन कम लेंगे आरबीआई से और उनको कम घुमाएंगे इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन इससे डाउन होगा क्योंकि लोग भी कम कंजप्शन और कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही इससे उलट होती है एक्सपेंशनरी एमपी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें रिवर्स रेपो रेट डाउन कर दी जाती है, यानी कि बैंकों को कम इंटरेस्ट पर पैसा दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बैंक ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में लैंड कर पाते हैं और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है, जिससे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इन्फ्लेशन आता है, या इसको इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए ये दोनों केसेस किए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 मिनट ये बता देती हूँ कि कौन कौन से कोलेटरल होते हैं रेपो रेट के लिए और कौन एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स होता है। तो देखिए जो एलिजिबल कोलेटरल यानी कि गिरवी रख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आपके कमर्शियल पेपर, डेट, ईटीएफ, और पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं? रेगुलेटेड एंट्री और कोई भी लिस्टेड कॉरपोरेट और अनलिस्टेड कंपनी। और बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। एग्जिम हो गई, एनएचबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं ये किसके द्वारा एक्ट है? ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में और इससे रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट टर्म्स के बारे में और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।